जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक पर। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। आज के इस वीडियो में आपको ऐसा सिलेक्टेड प्रश्न बताएंगे जो कि आपको सिलेक्शन दिलाकर रहेगा, आपको वर्दी दिलाकर रहेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? यह 2023 में पूछा गया सवाल है और आपको यह सवाल पता होना चाहिए, क्योंकि यह सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें माना जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब जो जो पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, मैं वो आपको करवा देता हूं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो जो टारगेट पर है उसी को हम यहाँ पर लिए हैं। जैसे में अनुच्छेद 370 आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, लगभग लगभग 5 बार ये सवाल आपके एग्जाम में बन चुका है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है साथियों। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगला बात करेंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके एग्जाम में ज्यादातर सवाल पूछता है। जैसे में पिछली बार पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इससे पिछली बार पूछा गया था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है साथियों। तो याद करिएगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। और आपके एग्जाम में यह भी कभी कभी पूछा जाता है कि संविधान कब तक बनकर तैयार हो गया था साथियों? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और इसको बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और यहाँ से तो दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे आपके एग्जाम के लिए एकदम टारगेट वाला प्रश्न है। तो देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है और एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, और दोनों से प्रश्न बहुत बनता है साथियों, ठीक है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। दोनों को आप कवर कीजिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ऊपर भी कुछ प्रश्न को लिखे हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी डाल देता है कि संविधान सभा मतलब संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 389 अनुच्छेद हैं। और संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची। ये सारे याद रखेंगे साथियों। यहाँ से 2 प्रश्न फिक्स हो गया कि आपके एग्जाम में ये सवाल देखने को मिलेगा। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 389 अनुच्छेद है। अनुसूची की बात करेंगे तो 12 अनुसूची है। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, जो कि 2023 में युद्ध से प्रश्न पूछा गया है साथियों। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? आपको पता होना चाहिए। पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया है अभी तक। पानीपत का कितना युद्ध लड़ा गया था? 3 युद्ध। और सबसे ज्यादा कौन सा सवाल बनता है? तीसरा युद्ध वाला ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछता है, और पहला युद्ध वाला। तीसरा और पहला जो युद्ध हुआ था साथियों, वो सीधे आपके एग्जाम में पूछा गया। दूसरा अभी तक एक भी बार नहीं पूछा गया, ठीक है, तो याद कीजिएगा। सबसे पहले तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। आपको क्लियर होना चाहिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है साथियों कि जो
काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था साथियों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। एक सवाल पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आपका क्लियर हो गया। दूसरा तो ऐसे पूछता नहीं है, फिर भी याद कर लेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। और तीसरा की बात करेगा तो 1761 में। तीसरा युद्ध कब हुआ था साथियों? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। और यही आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। अगर हम लोग बात करें 1764 की, तो 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था साथियों। तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट लाए हैं जो सीधे आपकी एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, तो आप इसको कवर कीजिएगा, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और डांडी मार्च कब हुआ था? ये काफी बार आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है ना, तो आप इसको कवर कीजिएगा। डांडी मार्च जो हुआ था, इसको डांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं साथियों, ठीक है। तो यह आपका हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था साथियों? 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखोगे। पानीपत का पहला वाला याद रखिएगा, और तीसरा वाला काफी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से एक और सवाल बनाता है साथियों, याद रखिएगा, 1857 की क्रांति से, ठीक है ना। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जैसे में अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा साथियों तो कैसे पूछेगा? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। आशा करते हैं ये सारा यहाँ वाला आपको क्लियर हो गया होगा। जितने भी डेट यहाँ पर आपको बताए साथियों, अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपका एसएससी जीडी में एक दो प्रश्न युद्ध से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं जो कि अनुच्छेद से संबंधित है। और ऐसा 2 सवाल 3 सवाल हर साल आपकी एग्जाम में बनता है। अगर आपको सिलेबस नहीं क्लियर है तो क्लियर कर दें। आपकी एग्जाम में जीके जीएस मिलाकर 20 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग 20 क्वेश्चन, हिंदी 20 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है साथियों। अगर आप जीके जीएस और हिंदी और थोड़ा सा रीजनिंग पर पकड़ बना लेते हैं, अगर आपका मैथ ठीक भी नहीं है, अगर आप जीके जीएस हिंदी रीजनिंग पर इतना पर भी पकड़ बना लेते हो साथियों, तो आपका रिजल्ट एक प्रकार से माने कि होने का संभावना है, ठीक है ना। तो वो तो आपके ऊपर मेहनत ऊपर निर्भर करेगा, आप कितना मेहनत किए हैं, रिजल्ट आपको बताएगा, ठीक है ना। चलिए, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे साथियों? अब मैं तो कहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपने नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को पूरा कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे साथियों? 2024 का सवाल है। तो छुआछूत से संबंधित है। मैंने छुआछूत को क्या बोलते हैं? अस्पृश्यता का अंत। जैसे में यहाँ पर लिखा है ना, अनुच्छेद 17 यह छुआछूत से संबंधित है, मतलब छुआछूत को समाप्त करना है, यह अनुच्छेद 17 में आपको बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा अनुच्छेद लाए हैं साथियों जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है एवं आने वाला प्रश्न है। जैसे में अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? तो भारत राज्यों का संघ है, या संघ का नाम भी हम इसको बोलते हैं। अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य। जैसे में आपके एग्जाम में पूछेगा मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 से। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 से। अगला नंबर सवाल है साथियों, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति। राष्ट्रपति की अगर क्षमा किसी को करना है तो यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में, ठीक है। सारे इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। अगर राष्ट्र में आपातकाल लगाना है तो किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? अनुच्छेद 352 के तहत लगेगा। अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से भी देखने को मिल सकता है साथियों, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा डेली हम आपको एसएससी जीडी का इसी चैनल पर क्लास देंगे। ठीक है, आपको पता चल गया होगा हमारा क्लास कैसा रहता है। एकदम ऐसा क्लास रहता है जो आपके लिए फायदेमंद हो और आपकी एग्जाम में आने वाला क्लास रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी वैकेंसियों की तैयारी करवाई जाती है। जैसे फिलहाल में अभी ग्रुप डी का फॉर्म आया था, उसका भी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल आपके लिए बहुत ही आपका बड़े भैया की तरह काम करेगा, ठीक है, जो आपके सपोर्ट में पीछे खड़ा रहेगा। देखिए ये सवाल देखिए अभी हमने ऊपर करवाया था, लेकिन यहाँ पर डेट न देके आपको सीधा पूछा है कि डांडी मार्च का शुरुआत किस वर्ष हुआ था। आप बता सकते हैं साथियों, अगर आपको पता है तो बताइए डांडी मार्च का शुरुआत किस वर्ष हुआ था। कमेंट में जवाब आना चाहिए 4 नंबर का। डांडी मार्च का शुरुआत बिल्कुल काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं कि सर 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी मार्च हुआ था। बिल्कुल सही बाबू, 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका क्या हुआ था, डांडी मार्च हुआ था। अगर बात करें 1920 ईस्वी को, तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में आपका क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। 1942 की बात करें तो 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था साथियों, आप याद रखोगे। ठीक है, अगर 1919 की बात करेंगे साथियों, तो इसमें बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जिसमें महत्वपूर्ण है जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में कौन सा हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, आप याद रखोगे। आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी वैकेंसी है सबसे पहले पता करना चाहते हैं, जो क्लास हो सबसे पहले पता करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होगा, जो भी वैकेंसी आएगी, जो भी पीडीएफ रहेगा, सारा आपको ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या करना है साथियों, एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरी तरफ से एक लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर सवाल को कवर कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आप इसको कवर कीजिएगा। भारत के जो राष्ट्रपति है उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो आपको पता होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो कोर्ट आप लोग जानते हैं ना, उच्च न्यायालय, तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति के पद को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। अब यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकता है साथियों, तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ से अगर क्लियर करें कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, ऐसा ही सवाल पर आप लोग अगर पकड़ बना ले तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम बता दें कि इजी लेवल के सवाल को लिया गया है, जो जो आपकी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं आप 20 में से कितना प्रश्न यहाँ पर सही करते हो साथियों। 20 में से अभी हम 5 क्वेश्चन तो करवा दिए हैं, लेकिन टारगेट लेकर चले कि 15 प्लस प्रश्न 20 में आपका सही हो जाए, लास्ट में हम आपको करवाएंगे। हालांकि यह वीडियो में सभी चीज को आपको कवर करने वाले हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा साथियों। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडा के लिए। सबसे पहले तो क्लियर करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क आखिर है कहाँ में साथियों, तो यह आपका असम है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ में है साथियों, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, असम में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखोगे, आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गैंडा के लिए, यह असम में स्थित है। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि 2023 में पूछा गया सवाल है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो आपका जवाब आना चाहिए, आपको पता ही चल गया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके लास्ट में भी मौर्य और मौर्य, यहाँ पर मौर्य से ऐसे याद कर सकते हैं, मौर्य तो चंद्रगुप्त मौर्य, लास्ट में मौर्य आ रहा है ना, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट भी पूछता है, जैसे पाल वंश का स्थापना किसने किया, गुप्त वंश का स्थापना किसने किया, ये सारे इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है ना, तो पाल वाला याद करेंगे, पाल वंश का स्थापना गोपाल ने किया था। किसने किया था, गोपाल नाम था उस व्यक्ति का। ठीक है ना, गोपाल। और कुमार का गुप्त का सभी को पता है, कुमार गुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया था। ठीक है ना, ये सारे आप याद रखोगे साथियों, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए
ये सवाल पर पकड़ बनाते हैं, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है एवं इजी लेवल का सवाल है, तो आपका भी जवाब आना चाहिए। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? और आपको क्लास कैसा लग रहा है साथियों, एक बार कमेंट में जरूर बताइए आप लोग फटाफट आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबा मतलब दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं, सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है कि दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग किसको कहते हैं साथियों, गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। आप याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए ये वाला भी सवाल मैंने आपको ऊपर करवाया था, लेकिन डेट बताया था, यहाँ पर पूछा है कि कहाँ हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह कहाँ में हुआ था साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है एवं इजी लेवल का सवाल है। तो आपका जवाब कमेंट से भर जाना चाहिए कि हमको सारा सवाल आता है सर। ठीक है ना, तो जरूर बताइएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ में हुआ था, तो यह पंजाब में हुआ था। पंजाब में, पंजाब में तो हुआ था सर, लेकिन उसका शहर पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सा शहर में हुआ था। तो पंजाब के अमृतसर एक शहर है, वहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, देख सकते हैं एकदम इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? 2021 का सवाल है साथियों, तो इस पर पकड़ बनाएंगे। हीराकुंड बांध सबसे पहले तो यह ओडिशा में स्थित है। ये कहाँ में स्थित है? ओडिशा में। अगर आपकी एग्जाम में पूछ दे हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका ओडिशा में हो जाएगा। और यह किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। उसी प्रकार से भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है। ठीक है ना, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। इस सारे अगर आप याद रखते हो साथियों, तो चांसेस है कि एक दो प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, तो सभी पर पकड़ बना लेना है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, अ, और यहाँ पर हीराकुंड बांध किस नदी पर, महानदी पर। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। एकदम सिंपल लेवल का सवाल यहाँ पर करवा रहे हैं साथियों। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा। आपका जवाब आना चाहिए कि सर नीति आयोग का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और नीति आयोग का स्थापना भी कभी कभी पूछता है, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसका पहले का जो नाम था नीति आयोग का, जैसे में ये पहले दूसरा आयोग था। ठीक है ना, लेकिन इसका नाम चेंज करके नीति आयोग, पहले इसका नाम था योजना आयोग। इसका पहले क्या नाम था साथियों? योजना आयोग। लेकिन इसका 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग कर दिया गया, उसका नाम बदलकर। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। कोशिका का खोज किसने किया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपको पता होना चाहिए। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे में यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी हो सकता है पूछ दे, तो ये वाला ज्यादातर पूछता है। एक बार मात्र पूछा गया है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अस्सी अपशिष्टता का अंत, जैसे मैं आपको लगता है पहला दूसरा क्वेश्चन में ही आपको हम करवाए थे कि अस्पृश्यता मतलब छुआछात का अंत किस अनुच्छेद में है। छुआछात का अंत मतलब छुआछात के बारे में वहां पर बताया गया है कि हमें छुआछात जात पात ये सब नहीं करना चाहिए, तो उसका अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है साथियों, तो बताइएगा अनुच्छेद 17 में। ये अनुच्छेद लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ होता है। 2025 का सवाल है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ होता है साथियों, तो आपको पता होना चाहिए। आपका जवाब आना चाहिए कि सर ये हमारे मस्तिष्क में होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है साथियों, ये हमारे मस्तिष्क में होता है। और ये साइंस का प्रश्न है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं, जो देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, साथ में बताइएगा भी। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट है, 2021 का सवाल। तो भारत का मैनचेस्टर हम लोग किसको कहते हैं साथियों? अहमदाबाद को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर हम लोग अहमदाबाद को कहते हैं साथियों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों? तो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है ना,
जो इसके सदस्य होते हैं, जैसे में यहाँ पर राज्यसभा के जो सदस्य रहेगा उसका कार्यकाल 6 वर्षों का, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है तो वह अस्थायी होता है। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? अस्थायी होता है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य रहेंगे उसका कार्यकाल कितने वर्षों का रहेगा? 6 वर्षों का। तो ये दोनों प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत करने वाली है, तो आप इसको पकड़ बना लेंगे। ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बता पाएंगे आप? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल बता पाएंगे। मधुमेह की कमी से इंसुलिन बीमारी होता है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 18 नंबर सवाल पर पकड़ बनाते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। चलिए, सफेद सोना किसे कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, 2021 का सवाल है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह सोना से भी महंगा धातु है, आप इसको याद करेंगे। अगला नंबर सवाल है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है साथियों? तो सबसे ऊंचा जो नागरिक सम्मान है वह भारत रत्न है। भारत रत्न, अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से आपको सम्मानित किया गया। ये कब शुरू हो जाएगा साथियों? ये कब शुरू हुआ था? तो 1954 में शुरू हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवाएं जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न था। अब इसके बाद अपना पहले जीके में स्कोर बता दीजिए, उसके बाद हिंदी में चलते हैं। ठीक है, जीके में कितना प्रश्न सही किए ये बताइए फटाफट साथियों। ठीक है, अब चलिए, अब हिंदी पर भी पकड़ बनाते हैं। पहले कमेंट कर लीजिए कि जीके में आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और हिंदी में तो आपका 20 में 20 टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि इतने इजी लेवल लाए हैं ना। इजी लेवल का क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछा भी गया है। ऐसा नहीं कि हम इजी लेवल क्वेश्चन लाए हैं, वो आपको फायदा नहीं करेगा। फायदा करेगा क्योंकि वो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो टारगेट रहना चाहिए 20/20। ठीक है ना, एग्जाम में हिंदी में टारगेट रहना चाहिए 20 में 20। चलिए आइए, एक तरफ से मॉक टेस्ट दे लीजिए, देखते हैं कितना प्रश्न आपका सही होता है। फटाफट थोड़ा सा करेंगे क्योंकि रीजनिंग भी हम लोग को करना है। ठीक है ना, तो हिंदी में ज्यादा आपको फैक्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर। अंधकार का विलोम शब्द क्या है साथियों? बताइएगा फटाफट। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश होता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। चलिए, 2 नंबर सवाल को देखते हैं। जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? और जो ज्यादा बोलता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट वाले। तो जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। मृदु भाषी नहीं, मितभाषी। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। और जो ज्यादा बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ठीक है ना, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। और जो ज्यादा बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है साथियों? बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? आकाश को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? पताल नहीं बोलेंगे, नीरज नहीं बोलेंगे, वारी नहीं बोलेंगे। आकाश को और हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों? अंबर बोल सकते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है ना, चलिए, 4 नंबर आपका सवाल है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना, प्रसन्नता व्यक्त करना। प्रसन्नता व्यक्त करना यानी क्या करना? खुशियां मनाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको साथियों। ठीक है, शुद्ध वर्तनी को आपको चयन करना है। इसमें कौन सा आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है? आशीर्वाद कौन सा सही लिखा हुआ है? तो ए वाला आशीर्वाद गलती है, ए वाला गलती है, ए वाला गलत है। ये बी वाला देख रहे, व के ऊपर र है, व के ऊपर जिसमें र रहेगा और जिसमें तालाबी साहब का रहेगा वही वाला आशीर्वाद क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही होगा। और एक सवाल ऐसा फिक्स है, हर साल एग्जाम में सही शुद्ध वर्तनी को पहचानने वाला सवाल आता है साथियों। ठीक है ना, चलिए, 6 नंबर आपका सवाल है, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? आपका जवाब आना चाहिए। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? अपकार होता है। क्या होता है साथियों? अपकार होता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? अपकार होता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा
मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों कि आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। आपका जवाब आना चाहिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर सवाल को पकड़ बनाते हैं कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइएगा कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों? तो कमल को और हम लोग भानु नहीं बोल सकते, जलद नहीं, गगन नहीं, पंकज। कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? पंकज बोल सकते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर आपका सवाल है साथियों, जिसके पास कोई दूसरा न हो, जिसके पास कोई दूसरा न हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? सभी का जवाब आना चाहिए टारगेट 20 में 20 याद रखना, ठीक है। जिसके पास कोई दूसरा न हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? अद्वितीय बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? बताइएगा। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमृत का उल्टा पूछ रहा है, तो ये सभी बच्चे बच्चे को पता है अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा सर? विष हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर सवाल देख लेते हैं, पकड़ बना लेते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी का यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों? जैसे में नदी को सरिता बोलते हैं, सही है, तटनी, लेकिन यहाँ पर नहीं कह रहा है। तरंगनी बोलते हैं लेकिन सरोज हम लोग नहीं बोलते हैं। सरोज किसको बोलेंगे साथियों? आपको पता होना चाहिए। सरोज कमल को बोलते हैं। सरोज किसको बोलते हैं? कमल का ये पर्यायवाची है। हाथ मलना हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपका जवाब आना चाहिए कि सर हाथ मलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पछताना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना। चलिए रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात्रि को और हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों? तो रात्रि को दिवस नहीं, दिन को बोलते हैं भानु नहीं, अनिल नहीं, रजनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिल हम लोग। रात्रि को तो रजनी आपका हो गया क्लियर। अनिल हम लोग हवा को बोलते हैं। एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? अनिल बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे आप याद रखोगे, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। 14 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं अपना काम करता हूँ, इसमें शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पकड़ना है साथियों, आप आसानी से पकड़ लोगे, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। मैं अपना काम करता हूँ, मैं मेरा काम करता हूँ, ऐसा गलत नहीं लग रहा है आपको? मैं मेरा काम करता हूँ तो ये गलत है। मैं मेरे को काम करता हूँ ये भी गलत है। मैं अपना काम करता हूँ बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलिए अस्थावर का विलोम शब्द, ये वाला बहुत बार पूछा गया है तो सीधे टारगेट पर है, तो आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। अस्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको पता होना चाहिए। पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? हारकर भाग जाना। क्या हो जाना? हारकर भाग जाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? हारकर भाग जाना साथियों, याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर की बात करते हैं, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गणेश को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? गजानन भी बोल सकते हैं। गणेश को और हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों? गजानन भी बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करते हैं आप सारे प्रश्नों को सही कर लोगे क्योंकि इजी लेवल के सवाल हैं। अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घायु हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अल्पायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? दीर्घायु हो जाएगा। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ क्या है? ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ क्या है साथियों? जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो जरूरत से बहुत कम, जरूरत से बहुत कम, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऊँट के मुँह में जीरे का अर्थ क्या है? जरूरत से बहुत कम, जरूरत से बहुत कम, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल 20 नंबर को कवर करते हैं। हिंदी का आखिरी सवाल, अनुज का उल्टा क्या होगा? तो अनुज मतलब छोटा और अग्रज मतलब बड़ा, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हिंदी में भी टारगेट बताइए, 20 में से 20 प्रश्न सही हुआ या कोई गलत हो गया कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अब इसके बाद रीजनिंग के प्रश्न को कवर करते हैं साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। देखिएगा शेर का संबंध है माद से। शेर का संबंध किससे? माद से। मतलब शेर जो रहता है माद में, तो पक्षी का संबंध किससे हो जाएगा? घोंसला से हो जाएगा। पक्षी का संबंध
संबंध किससे हो जाएगा साथियों? घोंसला से हो जाएगा। रीजनिंग का सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाएगा। शेर का संबंध है माद से, तो पक्षी का संबंध किससे है? घोंसला से। याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला देखिएगा, यदि कैट का संबंध कैट बराबर 24 है तो डॉग बराबर क्या होगा? जैसे में अल्फाबेट से ये संबंधित प्रश्न, जैसे में यहाँ पर सभी को गिन कर, जैसे में सी कितना नंबर पर आता है तो 3 नंबर पर आता है, ए कितना नंबर पर 1 नंबर पर, टी कितना नंबर पर 20 नंबर पर, तो सभी को जोड़ेंगे तो 24। उसी प्रकार से अगर डॉग को हम लोग कहते हैं तो डी आपका 4 नंबर पर आता है। डी आपका अल्फाबेट में कितना नंबर पर? 4 नंबर पर। और ओ कितना नंबर पर? 15 नंबर पर। और जी कितना नंबर पर आता है साथियों? तो जी लगभग लगभग 7 नंबर पर आता है। ठीक है ना? तो अब सभी को ऐड करेंगे, 4 और 15 19, 19 और 17 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो रीजनिंग के कुछ ऐसे भी प्रश्न रहते हैं साथियों, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल को पकड़ बनाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है? विषम शब्द को चुने। विषम शब्द आपको चुना है साथियों, बताइएगा विषम शब्द इसमें से कौन सा होगा? बताइए तो। जनवरी में कितना दिन? जनवरी में 31 दिन। जनवरी में कितना दिन? 31 दिन। मार्च में 31 दिन, मई में 31 दिन, लेकिन अप्रैल में आपका 30 दिन होता है। तो यही फर्क है। जैसे में यहाँ तो आप सोचेगा कि सब तो महीना का नाम है, ये कैसे अलग होगा? तो कैसे होगा? जनवरी में पकड़ेंगे 31 दिन, मार्च में पकड़ेंगे 31 दिन, मई में 31 दिन, लेकिन अप्रैल में 30 दिन। चलिए अगला नंबर सवाल है कि डॉक्टर का संबंध अस्पताल से। डॉक्टर का संबंध किससे है साथियों? अस्पताल से। डॉक्टर का संबंध किससे? अस्पताल से। तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? तो सभी बच्चे को पता है कि डॉक्टर अगर अस्पताल में काम करता है तो शिक्षक कहाँ कहाँ काम करेगा? बताइए तो। बिल्कुल आपका ऑप्शन आना चाहिए सर, स्कूल में। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है कि 5 का स्क्वायर 25 है तो 7, मतलब 5 का संबंध 25 से है तो 7 का संबंध किससे होगा? तो ये इसका स्क्वायर क्या हुआ है? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों? 49 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को हम लोग कवर करते हैं। ए सी, तो आगे बढ़ा के ई जी करा हुआ है, इसके फिर आगे बढ़ाइएगा आई के, मतलब एक मतलब अल्फाबेट को आपको बढ़ाते जाना है। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से अगर आई के बाद करिएगा तो एम ओ आएगा। कितना आएगा? एम ओ। जैसे हम ए के बाद ई बढ़ा दिया है, ए के बाद देख रहे हैं ना ई, कितना लेटर के बाद? बी सी डी, 3 लेटर के बाद। उसी प्रकार से सी से भी बढ़ाएगा, उसी प्रकार से आई के से आप बढ़ाइएगा गिनकर, तो एम और ओ आएगा। ठीक है ना? चलिए ये काफी इजी लेवल का सवाल है कि कलम का संबंध लिखना से है तो चाकू का संबंध किससे होगा साथियों? जवाब आना चाहिए कि कलम का संबंध अगर लिखना से है तो चाकू का संबंध किससे होगा? तो आपका जवाब आना चाहिए सर, चाकू का संबंध काटना से है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए अगला नंबर सवाल है, बताइएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 121 के बाद 144, 144 के बाद 169, तो 169 के बाद क्या होगा साथियों? कोई दिमाग आपका चल रहा है तो बताइए कमेंट में क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा। सबसे पहले 121 देखेंगे तो यह 11 का स्क्वायर है। उसके बाद 144 देखेंगे तो यह 12 के स्क्वायर है। 169 देखेंगे तो यह 13 के, मतलब सीधा से आपको स्क्वायर करते जाना है। 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, तो अभी में कितना का होना चाहिए? 14 का स्क्वायर होना चाहिए। 14 का स्क्वायर कितना होगा साथियों? 196 होगा, 196 होगा। चलिए अगला नंबर सवाल है कि भारत का संबंध नई दिल्ली से है तो उत्तर प्रदेश का संबंध, जैसे हम भारत का संबंध नई दिल्ली से, मतलब इसका राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा साथियों? आपका जवाब आना चाहिए उत्तर प्रदेश का जो संबंध है वह आपका लखनऊ से। किससे साथियों? लखनऊ से। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या को आपको क्या करना है साथियों? चुनना है। 11 नंबर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि विषम संख्या को चुने। जैसे में 11 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। विषम मतलब आपको अलग चुनना है। जैसे 15, 15, 21, 24, ये होगा कि नहीं होगा पहले बताइए। विषम मतलब सबसे अलग चुना, तो 15 देखिए तो सम विषम के आधार पर तो ये चुना नहीं जाएगा, क्योंकि 15 भी विषम है, 23 भी विषम है, 21 भी, तो ये सम विषम के आधार पर नहीं चुना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। ये बाबू अब भाज्य संख्या, जैसे में देखिए इस सभी संख्या से कट जाता है 21, 24, लेकिन जो 23 है यह एक और अपने आप से कटता है, तो यहाँ पर ये वाला संख्या क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए 22 नंबर सवाल है
कि ए बी का भाई है, ये दोनों के जो बीच में संबंध है वो भाई का संबंध है। ठीक है, पहले क्लियर कीजिए। ए जो बी का है क्या है, भाई है, ये दोनों में भाई का संबंध है। फिर सी ए का माँ है, जो सी है वो ए का क्या है, माँ है। तो बी के भी माँ ही होगा, क्योंकि ये दोनों भाई है, तो ए का माँ सी है, तो बी के भी माँ सी होना चाहिए। ठीक है, तो बी का सी से क्या संबंध है, तो बी के सी से क्या संबंध है, बताइए आप ही लोग बताइए। थोड़ा सा दिक्कत की बात यहाँ पर कर रहा है मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है। फिर से, ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, ठीक है। सी ए का माँ है, जो ए है ओकर माँ कौन है, सी है, तो बी के भी माँ सी होगा, इतना तो आपको कन्फर्म पता है। तो इस दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, माँ बेटा के संबंध होगा, यानी बेटा बेटी यहाँ पर दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर आप नक्शा में ऊपर ले जा सकते हैं। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है मतलब इस साइड मुड़ता है। फिर अब वह किस दिशा में है, बताइए, तो वह किस दिशा में, बता सकते हैं आप, वह किस दिशा में है, तो बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए कि सर वह पूरब दिशा में है। वह किस दिशा में, इधर पूरब ही रहता है, नक्शा में इधर क्या रहता है, पूरब रहता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका जवाब आना चाहिए 1 9 25 49 डॉट डॉट डॉट, अगला पद क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर मतलब 1 3 5 7, ये सब का मतलब बढ़ा के स्क्वायर क्या होता है, आपके में 9 होगा तो 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। आशा करते हैं काफी इंपॉर्टेंट लग रहा होगा आपको, क्योंकि एग्जाम में आने वाला सवाल है। आंख का संबंध है देखना, तो कान का संबंध किससे, सुनना, ठीक है ना। चलिए, यदि लाल को पीला कहा जाए, यदि लाल को पीला कहा जाए और पीला को नीला कहा जाए, तो आसमान का रंग क्या होता है, तो आसमान का रंग नीला होता है। और नीला को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पीला कहा जा रहा है, तो आकाश का रंग यहाँ पर क्या सही करेंगे, पीला सही करेंगे। यहाँ पर विषम शब्द को आपको चुनना है कि कौन विषम शब्द है, तो कार बस साइकिल ये सब जमीन पर चलता है, लेकिन हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समाप्त हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के पास जाते जाते शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद